जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने 4 यूनिट पहले जो थे उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लिए थे। अब हम जो नेक्स्ट 4 यूनिट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम 100 प्रश्न देखने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको 200 प्रश्न कराया जा चुका है, कराया जाएगा हर एक पेपर का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। क्लासेस आपने नहीं देखी हैं, पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से। और पेपर सेकंड की भी क्लासेस आपकी जल्द ही आएंगी, तो चैनल पर बने रहिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ नोट्स भेज दिया जाता है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो लेक्चर कमेंट में पूछ लिया करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपका यह भी फ़ायदा रहेगा, रिजल्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड सभी चीज़ें जानकारी उस पर यूनिवर्सिटीज़ की, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ की दी जाती हैं। आपका कोर्स टाइटल है पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसके हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। यूनिट 4 तक हमने 100 प्रश्न देख लिए हैं। अब यूनिट 5 से हम 100 प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना क्यों की हुई थी? क्योंकि दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के मानवीय अधिकारों की रक्षा और उनके बीच शिक्षा का प्रसार करने के लिए ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की हुई थी। 1873 में स्थापित इस संस्था ने सदियों से शोषित समाज में आत्मविश्वास और अधिकारों की चेतना जगाई हुई थी। अगला प्रश्न 102 नंबर, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना को भारत का पहला नारीवादी पाठ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने पहली बार पितृसत्ता और पुरुष नैतिकता के दोहरे मानदंडों को प्रखरता से चुनौती दी हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 103 नंबर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किस उद्देश्य से किया हुआ था? अछूतों के उत्थान और उनमें राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया हुआ था। उनका क्या नारा था? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये जो है आप नारा समझिए, आप अपने लिए मोटिवेशन समझिए। आप कोई भी हो, आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझ पाएंगे कि कितनी अच्छी बात उन्होंने कही हुई थी कि पहले शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। यह किसने कहा हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा हुआ था। अगला प्रश्न 104 नंबर, पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य स्वर क्या था? तर्कवाद और ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का पूर्ण त्याग कर अपनी पहचान पर गर्व करना आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य स्वर था। अगला प्रश्न 105 नंबर, ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित थी? ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी जो लिखी हुई थी वह अमेरिकी नागरिक युद्ध में दासता के विरुद्ध लड़ने वाले उदारवादी अमेरिकियों के लिए थी। अगला प्रश्न 106 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह के दौरान किस ग्रंथ को सार्वजनिक रूप से जलाया हुआ था? तो मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर ने महार सत्याग्रह के दौरान जलाया हुआ था। अगला प्रश्न 107 नंबर, ताराबाई शिंदे के अनुसार समाज में महिलाओं की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पुरुष प्रधान व्यवस्था और भेदभाव धार्मिक व्याख्याएं जो हैं वह महिलाओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा कौन मानता है? ताराबाई शिंदे जी कहते हैं। अगला प्रश्न 108 नंबर, पेरियार ने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा वे उत्तर भारतीय आर्यों द्वारा दक्षिण की द्रविड़ संस्कृति को दबाने के सांस्कृतिक उपकरण हैं। अगला प्रश्न 109 नंबर, ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के महत्व को कैसे समझाया हुआ था? शिक्षा के बिना बुद्धि नहीं, बुद्धि के बिना नीति नहीं और नीति के बिना विकास नहीं, ऐसे ज्योतिबा फूले ने शिक्षा को समझाया हुआ था। उन्होंने माना कि अज्ञानता ही सभी दुखों और गुलामी की जड़ है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना क्यों की हुई थी? क्योंकि जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर मजदूरों और किसानों के आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए की हुई थी। अगला प्रश्न 111 नंबर, पेरियार को पेरियार अर्थात महान आत्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? 1938 में तमिलनाडु की महिलाओं के एक सम्मेलन द्वारा पेरियार को पेरियार उपाधि दी गई थी।
अगला प्रश्न 112 नंबर, ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक में किस सामाजिक कुरीति पर सबसे तीखा प्रहार किया हुआ था? बाल विवाह और विधवाओं के प्रति दोहरा मापदंड पर तीखा प्रहार किया हुआ था। 113 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का अंत कैसे संभव है? अंतर जातीय विवाह और हिंदू शास्त्रों की तर्कपूर्ण आलोचना के माध्यम से जाति प्रथा का अंत जो है वह संभव है। अगला प्रश्न 114 नंबर, ज्योतिबा फूले ने श्वेत कन्याचा आसूड़ किसान का कोड़ा जो है पुस्तक में किसका चित्रण किया हुआ है? उन्होंने ब्रिटिश शासन और साहूकारों द्वारा किसान के शोषण का चित्रण किया हुआ है। 115 नंबर प्रश्न है, पेरियार के अनुसार द्रविड़ राष्ट्र की पहचान क्या है? द्रविड़ राष्ट्र की पहचान जाति विहीन, तर्कवादी और आत्मसम्मान से भरा हुआ जो समाज है वह द्रविड़ राष्ट्र है। उन्होंने द्रविड़ कड़गम के माध्यम से एक समाज समतावादी समाज का स्वप्न देखा हुआ था। अगला प्रश्न 116 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल क्यों पेश किया हुआ था? उन्होंने पेश किया हुआ था क्योंकि हिंदू महिलाओं को संपत्ति, तलाक और उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान कर उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर जी ने पेश किया हुआ था। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल क्यों खोला हुआ था? क्योंकि वे मानते थे कि स्त्री शिक्षा ही समाज में वास्तविक क्रांति ला सकती है। अगला प्रश्न 118 नंबर, ताराबाई शिंदे की पुस्तक का प्रकाशन किस संस्था के सहयोग से हुआ है? तो सत्य शोधक समाज के सहयोग से ज्योतिबा बाई फूले ने इसका समर्थन किया हुआ था। अगला प्रश्न 119 नंबर है, पेरियार ने हिंदी के विरोध में आंदोलन क्यों चलाया हुआ था? क्योंकि वे इसे दक्षिण भारतीय भाषाओं पर आर्य संस्कृति का थोपा जाना मानते थे। उनका विरोध भाषाई से अधिक सांस्कृतिक और राजनीतिक था। अगला प्रश्न 120 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार बुद्ध और कार्ल मार्क्स में मुख्य क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि बुद्ध हृदय परिवर्तन और अहिंसा के माध्यम से समानता चाहते थे, जबकि मार्क्स क्रांति और बल के प्रयोग से के माध्यम से जो है वह चाहते थे। अगला प्रश्न 121 नंबर, ज्योतिबा फूले ने ईश्वर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ था? उन्होंने निर्मिक शब्द अर्थात क्रिएटर शब्द जो है जो सर्वव्यापी और निराकार है प्रयोग किया हुआ था ईश्वर के लिए। अगला प्रश्न 122 नंबर, ताराबाई शिंदे ने पुरुषों के किस अधिकार को पाखंड कहा है? पत्नी के मरने पर तुरंत विवाह कर लेना, जबकि विधवा को अपमानित जीवन जीने के लिए मजबूर करना, इसे पाखंड कहा हुआ है किसने? ताराबाई शिंदे ने। अगला प्रश्न 123 नंबर, पेरियार ने विवाह के संबंध में कौन सा क्रांतिकारी विचार किया? आत्मसम्मान विवाह, जिसमें किसी पुजारी या धार्मिक मंत्र की आवश्यकता न हो, ऐसे विवाह के संबंध में क्रांतिकारी विचार पेरियार ने दिया हुआ था। अगला प्रश्न 124 नंबर है, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 125 नंबर, ज्योतिबा फूले और अंबेडकर के बीच वैचारिक संबंध क्या है? अंबेडकर फूले को अपना गुरु और प्रेरणा स्रोत मानते थे। अंबेडकर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे, प्रेरणा स्रोत मानते थे। हमने जो यूनिट 5 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। यूनिट 6 के देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, एम.एन. रॉय का पीपुल्स प्लान किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है? तो यह कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जो है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। अगला प्रश्न 127 नंबर, जयप्रकाश नारायण जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया हुआ था? 1974 में भ्रष्टाचार और अलोकतांत्रिक शासन के विरुद्ध आह्वान किया हुआ था। 128 नंबर प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भारतीय हस्तशिल्प के पुनरुद्धार को क्यों महत्व दिया हुआ है? क्योंकि वह लाखों ग्रामीण कारीगरों विशेषकर महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करता था। अगला प्रश्न 129 नंबर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चौखंबा राज्य के 4 खंभे कौन से थे? तो गांव, मंडल, जिला और केंद्र, यह चौखंबा राज्य के 4 खंभे डॉक्टर मनोहर लोहिया के, राम मनोहर लोहिया के थे। अगला प्रश्न 130 नंबर, एम.एन. राय ने मार्क्सवाद को क्यों छोड़ दिया? एम.एन. रॉय ने मार्क्सवाद को इसलिए छोड़ा क्योंकि वे मार्क्सवाद के आर्थिक नियतिवाद और तानाशाही के विरुद्ध थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता वह
चाहते थे। अगला प्रश्न 131 नंबर, जेपी के दल विहीन लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जेपी के दल विहीन लोकतंत्र का अर्थ है कि राजनीतिक दलों के बजाय ग्राम सभाओं और स्थानीय समितियों के माध्यम से प्रत्यक्ष शासन होना चाहिए। 132 नंबर प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा स्थापित भारतीय सहकारी संघ का मुख्य कार्य क्या था? विभाजन के बाद शरणार्थियों को बसाना और उन्हें हस्तशिल्प के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना सहकारी संघ, जो भारतीय सहकारी संघ बना था, उसका मुख्य कार्य था। अगला प्रश्न 133 नंबर है, लोहिया के लघु मशीनों के उपयोग की वकालत क्यों की? लोहिया ने लघु मशीनों की वकालत इसलिए की ताकि भारत की विशाल श्रम शक्ति का उपयोग हो सके और बेरोजगारी कम हो। 134 नंबर प्रश्न, एम एन रॉय ने ताशकंद में किस पार्टी की नींव रखने में मदद की हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखने में एम एन रॉय ने ताशकंद में मदद की हुई थी। 135 नंबर प्रश्न, जेपी के अनुसार लोक नीति और राजनीति में क्या अंतर है? राजनीति सत्ता की होती है जबकि लोक नीति जनता की शक्ति और स्वावलंबन की होती है। 136 नंबर प्रश्न, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी के साथ किस मुद्दे पर असहमति व्यक्त की हुई थी? नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति न देने पर गांधी जी बाद में यह तो मान गए थे, लेकिन गांधी जी नमक सत्याग्रह में महिलाओं को भाग नहीं लेने दे रहे थे, इसलिए कमला चट्टोपाध्याय ने असहमति दी हुई थी। अगला प्रश्न 137 नंबर, लोहिया की सप्त क्रांति में कौन सा तत्व शामिल है? रंग भेद और जातिवाद भेद के विरुद्ध लड़ाई, आर्थिक समानता और निजी जीवन में हस्तक्षेप का विरोध और नर नारी समानता, ये सभी जो हैं लोहिया की सप्त क्रांति में शामिल हैं। 138 नंबर प्रश्न, एम एन रॉय के अनुसार न्यू ह्यूमनिज्म का आधार क्या है? विज्ञान, विवेक और स्वतंत्रता न्यू ह्यूमनिज्म का आधार है एम एन रॉय के अनुसार। 139 नंबर प्रश्न है, जेपी ने सर्वोदय की ओर रुख क्यों किया हुआ था? क्योंकि वे विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से प्रभावित थे और सामाजिक परिवर्तन का आध्यात्मिक मार्ग वह चाहते थे। 140 नंबर प्रश्न, कमला देवी चट्टोपाध्याय को समाजवाद की ओर किसने प्रेरित किया हुआ था? लंदन प्रवास के दौरान फेबियन समाजवाद और भारत में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने कमला देवी चट्टोपाध्याय जी को समाजवाद की ओर प्रेरित किया हुआ था। 141 नंबर प्रश्न है, लोहिया ने दाम बांधो आंदोलन क्यों चलाया हुआ था? क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से रोकने और उत्पादक व उपभोक्ता के बीच संतुलन बनाने के लिए दाम बांधो आंदोलन चलाया हुआ था। 42 नंबर प्रश्न है, एम एन रॉय ने मार्क्स के किस सिद्धांत की आलोचना की हुई थी? जो वर्ग संघर्ष है और इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, दोनों सिद्धांतों की आलोचना एम एन रॉय ने मार्क्स के की हुई थी। 143 नंबर प्रश्न है, जेपी की पुस्तक प्रिजन डायरी किस समय के अनुभवों का वर्णन करती है? यह 1975 के आपातकाल के दौरान जेल यात्रा का वर्णन करती है। 144 नंबर प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1966 में कमला देवी चट्टोपाध्याय को सम्मानित किया गया था। 145 नंबर प्रश्न, लोहिया ने जाति तोड़ो आंदोलन के साथ किस नई व्यवस्था का समर्थन किया हुआ था? आरक्षण और पिछड़ों को विशेष अवसर मिले, इसका भी उन्होंने समर्थन किया हुआ था। 146 नंबर प्रश्न, एम एन रॉय के अनुसार क्रांति का मुख्य साधन क्या है? वैचारिक परिवर्तन और जनता की नई चेतना जो है वह एम एन रॉय के अनुसार क्रांति के मुख्य साधन है। जेपी ने 1977 में किस राजनीतिक गठबंधन को बनाने में मदद की हुई थी? तो इन्होंने जनता पार्टी जो है इसकी मदद की हुई थी। अगला प्रश्न 148 नंबर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सिनेमा और थिएटर को किस दृष्टि से देखा हुआ था? सामाजिक संदेश देने और संस्कृति के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम की दृष्टि से देखा हुआ था। 149 नंबर प्रश्न, लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ आंदोलन क्यों चलाया? क्योंकि अंग्रेजी आम जनता और शासन के बीच एक दीवार खड़ी करती थी और हीन भावना वह पैदा करती थी। 150 नंबर प्रश्न, समाजवाद की ओर लेखमाला किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो है जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लिखी गई है। अगला यूनिट हमारा आ गया यूनिट 7 और यूनिट 8, 2 यूनिट बचे हुए हैं। आपके सभी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लिया करिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दिया करिए जिससे उनका भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच सके। चलिए देखते हैं 151 नंबर प्रश्न,
वीडी सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है? वीडी सावरकर के अनुसार हिंदू वो हैं जो सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक के क्षेत्र को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता हो, वही हिंदू हैं। अगला प्रश्न 152 नंबर, मोहम्मद इकबाल के खुदी के सिद्धांत का मुख्य अर्थ क्या है? अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना और अपनी आत्मा को मजबूत करना ताकि मनुष्य खुदा का प्रतिनिधि बन सके, यही उनकी खुदी के सिद्धांत का मुख्य विचार है। अगला प्रश्न 153 नंबर, एम.एस. गोलवलकर की पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स विचारों का पुंज का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय हिंदू राष्ट्र का संगठन, उसकी चुनौतियां और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वैचारिक दिशा है। अगला प्रश्न 154 नंबर, सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व कहाँ लिखी गई थी? हिंदुत्व जो है वह रत्नगिरी जेल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 155 नंबर, मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में क्या ऐतिहासिक मांग की हुई थी? उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र इकाई या राष्ट्र की कल्पना की हुई थी। 156 नंबर प्रश्न है, गोलवलकर ने वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में राष्ट्र को क्या माना हुआ था? एक जीवित सांस्कृतिक इकाई जिसकी आत्मा हिंदू धर्म की हो माना हुआ था। 157 नंबर प्रश्न है, सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया हुआ था? उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर नाम दिया हुआ था। अगला प्रश्न 158 है, क्या इकबाल की कविता सारे जहां से अच्छा किस पुस्तक में संकलित है? यह बांग ए दरा में संकलित है। अगला प्रश्न 159 नंबर, गोलवलकर के अनुसार भारतीय समाज के 3 खतरे कौन से थे? उनके 3 खतरे जो है मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट थे। तत्कालीन राजनीतिक संदर्भ में आंतरिक चुनौतियों के रूप में उन्होंने कहा हुआ था। 160 नंबर प्रश्न है, सावरकर ने रत्नगिरी में समाज सुधार के लिए कौन सा बड़ा कार्य किया हुआ था? उन्होंने बड़ा कार्य किया था कि पतित पावन मंदिर का निर्माण, जहां सभी जातियों के लोगों को प्रवेश और पूजा का अधिकार था। 161 नंबर प्रश्न, इकबाल ने इस्लामी सार्वभौमिकता का समर्थन क्यों किया हुआ था? क्योंकि वे मानते थे कि इस्लाम की शक्ति उसकी वैश्विक एकता में है, न कि संकीर्ण राष्ट्रवाद में। अगला प्रश्न 162 नंबर, गोलवलकर ने राष्ट्र के 5 अनिवार्य तत्व कौन से बताए हुए थे? देश, जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति, इन 5 को उन्होंने अनिवार्य तत्व माना हुआ था राष्ट्र के लिए। अगला प्रश्न 163 नंबर, सावरकर को वीर की उपाधि किसने दी हुई थी? भारतीय जनता और उनके साथियों ने उनके अदम्य साहस के लिए दी हुई थी सावरकर जी को। अगला प्रश्न 164 नंबर, इकबाल की पुस्तक द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का उद्देश्य क्या था? इस्लामी दर्शन को आधुनिक विज्ञान और तर्क के प्रकाश में पुनर्व्याख्यायित करना जो है वह द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का उद्देश्य था। अगला प्रश्न 165 नंबर, गोलवलकर के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है? तो उनका अर्थ है कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था का पालन करना। 166 नंबर प्रश्न है, सावरकर के हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों का क्या स्थान है? उन्हें समान नागरिक अधिकार प्राप्त थे बशर्ते वह राष्ट्र के प्रति वफादार रहें। अगला प्रश्न 167 नंबर, इकबाल को पाकिस्तान का वैचारिक पिता क्यों कहा जाता है? उनकी कविताओं और इलाहाबाद के भाषण ने मुस्लिमों के लिए एक स्वतंत्र पहचान की नींव रखी हुई थी। इकबाल ने पाकिस्तान को वैचारिक पिता इकबाल को कहा जाता है पाकिस्तान का वैचारिक पिता। 168 नंबर, गोलवलकर ने भारतीय संविधान की किस व्यवस्था की आलोचना की हुई थी? संघीय ढांचा, क्योंकि वे एकात्मक राज्य चाहते थे। 169 नंबर प्रश्न है, सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना क्यों की हुई थी? गुप्त क्रांतिकारियों, गतिविधियों और सशस्त्र विद्रोह के लिए सावरकर ने अभिनव भारत की नामक संस्था की शुरुआत की हुई थी। 170 नंबर प्रश्न है, इकबाल की प्रसिद्ध कविता शिकवा में क्या शिकायत की गई है? शिकवा में उन्होंने खुदा से मुस्लिमों की बदहाली और उनके पतन को लेकर शिकायत की है। 171 नंबर प्रश्न, गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस ने किन सामाजिक कार्यों पर जोर दिया हुआ था? चरित्र निर्माण और सेवा कार्य और हिंदू एकता पर आरएसएस ने ध्यान दिया हुआ था। अगला प्रश्न 172 नंबर, सावरकर ने अंडमान की सेलुलर जेल में कितने वर्ष बिताए हुए थे? तो उन्होंने लगभग 10 वर्ष बिताए हुए थे, 1911 से 1921 तक। अगला प्रश्न है,
173 नंबर, इकबाल ने पीएचडी कहाँ से प्राप्त की हुई थी? म्यूनिख विश्वविद्यालय जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की हुई थी। 174 नंबर, सावरकर ने 6 सुनहरे पन्ने पुस्तक क्यों लिखी हुई थी? भारतीयों को उनके विजय, इतिहास और वीरता की याद दिलाने के लिए उन्होंने 6 सुनहरे पन्ने लिखी हुई थी। अगला प्रश्न, गोलवलकर के अनुसार गुरु आरएसएस के संदर्भ में किसे माना गया है? तो जो गोलवलकर हैं उन्होंने गुरु जो है भगवा ध्वज को, जो त्याग और गौरव का प्रतीक है, उसे माना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे लास्ट यूनिट से, यूनिट 8 से। अब हमारे 25 प्रश्न और बचे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ था? यह प्रभाव पड़ा हुआ था कि उसने वंदे मातरम के माध्यम से राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा की और मातृभूमि की पूजा का विचार दिया हुआ था। 177 नंबर प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद को मानवता के लिए खतरा क्यों माना है? क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रवाद लोगों के बीच नफरत फैलाता है और स्वार्थ को बढ़ावा देता है। 178 नंबर प्रश्न, आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला को किस रूप में परिभाषित किया हुआ है? सत्य और दिव्यता की अभिव्यक्ति और एक आध्यात्मिक साधना के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न 179, बंकिम चंद्र ने कृष्ण को अपने लेखन में किस रूप से प्रस्तुत किया हुआ था? एक आदर्श राजनीतिज्ञ, योद्धा और समाज सुधारक जो धर्म की रक्षा करता है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कृष्ण को अपने लेखन में ऐसा प्रस्तुत किया हुआ था। 180 नंबर प्रश्न, टैगोर के शांति निकेतन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रकृति के करीब शिक्षा देना और पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृतियों का मिलन कराना शांति निकेतन का मुख्य उद्देश्य था। 181 नंबर, आनंद कुमार स्वामी ने पेरेनियल फिलॉसफी के बारे में क्या कहा हुआ था? उन्होंने कहा कि यह वह शाश्वत सत्य है जो सभी महान सभ्यताओं और परंपराओं के मूल में समान रूप से विद्यमान है। 182 नंबर प्रश्न, बंकिम चंद्र के अनुसार अनुशीलन का क्या महत्व है? बंकिम चंद्र के अनुसार अनुशीलन का महत्व है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संतुलित विकास करना। अगला प्रश्न 183 नंबर, टैगोर ने अपना नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त किया हुआ था? उन्होंने नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किया हुआ था। 184 नंबर प्रश्न, आनंद कुमार स्वामी ने संग्रहालयों की आलोचना क्यों की हुई थी? क्योंकि संग्रहालय कला को उसके जीवंत वातावरण से काटकर एक मृत वस्तु बना देता है। 185 नंबर प्रश्न, बंकिम चंद्र ने भारत माता की कल्पना किस रूप में की हुई थी? एक देवी जिसके विभिन्न रूप दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में कल्पना किया हुआ था। अगला प्रश्न 186 नंबर, टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत किस ऐतिहासिक घटना के विरोध में लिखा हुआ था? उन्होंने 1950 का बंगाल विभाजन के जो है विरोध में लिखा हुआ था। 187 नंबर प्रश्न, आनंद कुमार स्वामी ने किस महान भारतीय मूर्तिकला के आध्यात्मिक अर्थ की व्याख्या की हुई? नटराज की मूर्ति की। 188 नंबर प्रश्न, बंकिम चंद्र के अनुसार स्वधर्म क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज की रक्षा करना स्वधर्म है। 189 नंबर प्रश्न है, टैगोर के अनुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ है आत्मा की मुक्ति और मुक्त मस्तिष्क। अगला प्रश्न 190 नंबर, आनंद कुमार स्वामी ने औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना क्यों की हुई है? क्योंकि वह भारतीयों को अपनी ही संस्कृति से काटकर उन्हें मानसिक रूप से जो है गुलाम बनाती है। अगला प्रश्न 191 नंबर, बंकिम चंद्र ने लोक रहस्य और कमला कांतेर दफ्तर के माध्यम से क्या किया हुआ है? व्यंग्य के माध्यम से समाज की कुरीतियां और ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना की हुई है। 192 नंबर प्रश्न है, टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि क्यों दी हुई थी? क्योंकि वे गांधी जी के नैतिक नेतृत्व और उनकी आत्मिक शक्ति के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है 193 नंबर, आनंद कुमार स्वामी ने कला और शिल्प में अंतर को क्यों नकारा हुआ है? क्योंकि पारंपरिक समाज में कला की और उपयोगिता एक ही थी। अगला प्रश्न 194 नंबर, बंकिम चंद्र की तुलना वॉल्टर स्कॉट से क्यों की जाती है? क्योंकि बंकिम ने ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से बंगाली साहित्य में एक नई विधा शुरू की हुई है। अगला प्रश्न 195 नंबर, टैगोर का विश्व बंधुत्व क्या था? विश्व बंधुत्व टैगोर का एक ऐसा विचार जहाँ राष्ट्रों की सीमाएं बाधा न बने और मानवता एक परिवार की तरह रहे। अगला प्रश्न
196 नंबर, आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय महिलाओं के पारंपरिक गुणों को किस रूप में देखा हुआ था? जो आनंद कुमार स्वामी हैं उन्होंने भारतीय महिलाओं के पारंपरिक गुणों को जो है एक गहरे आध्यात्मिक समर्पण और सभ्यतागत शक्ति के रूप में देखा हुआ था। अगला प्रश्न 197 नंबर, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा। 198 नंबर प्रश्न है, टैगोर ने अंग्रेजी भाषा के बारे में क्या विचार व्यक्त किया हुआ था? यह विश्व से जुड़ने और ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 199 प्रश्न नंबर, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचर इन आर्ट का मुख्य विचार क्या है? कला प्रकृति की नकल नहीं बल्कि उसके आंतरिक रूप और विचार का प्रकटीकरण है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न 200 नंबर का प्रश्न है, बंकिम टैगोर और कुमार स्वामी के चिंतन का सामूहिक संदेश क्या है? उनके चिंतन का सामूहिक संदेश है, भारत एक महान सभ्यता है जिसकी पहचान उसकी आत्मा, कला और मानवता में है। इस प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो गए समाप्त। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पेपर सेकंड की आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जल्द ही आएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करे रहिए, वहाँ से रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।